राष्ट्रीय आय ही बताएगा वो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। और राष्ट्रीय विकास को फिर मापने के लिए हम लोग ये करेंगे कि बेंचमार्क सेट कर देंगे कि मान लीजिए अगर किसी देश की ये परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर राष्ट्रीय आय इतनी है तो इससे ऊपर वाले जो देश हैं वो बेंचमार्क सेट कर दिया, इससे ऊपर वाले देशों में आर्थिक विकास पाया जाएगा, नीचे वालों में नहीं पाया जाएगा। या उस आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि लो इनकम ग्रुप वाले नेशन, मिडिल इनकम ग्रुप वाले नेशन और हाई इनकम ग्रुप वाले नेशन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और कोई क्वेरी? चलो HDI को देखते हैं। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI क्या होता है? समानता समायोजन। देखो किसी भी देश में हमें कई तरीके की असमानताएं मिलती हैं, केवल गरीबी एक असमानता नहीं। कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, केवल ये एक असमानता का स्तर नहीं, बल्कि बहुत तरीके की असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसमें एक एग्जांपल है सामाजिक असमानता का, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी में ये रहेगा कि जैसे जाति के स्तर पर कुछ जातियां अगड़ी मानी जाती हैं, कुछ जातियां पिछड़ी मानी जाती हैं। और भारत में चूंकि जाति एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रखती थी, तो ये माना गया कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होंगी। अब हमने किसी देश में ये देख लिया, अब देखो HDI अगर हम लोग निकालेंगे तो उसमें पर कैपिटा इनकम हम लोग देखते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। क्या पर कैपिटा इनकम जितनी जिस देश की होती है, क्या उतना उस देश के नागरिकों को प्राप्त होता है? होता है। मान लीजिए भारत की पर कैपिटा इनकम 80,000 रुपए है, तो क्या भारत का हर आदमी 80,000 रुपए प्राप्त करता है? नहीं करता। लेकिन पर कैपिटा अगर हमने अब उस आधार पर हमने HDI निकाल लिया, तो ये वाला जो HDI निकला, इसने केवल इतनी बात हमें बता दी कि किसी देश में मानवीय विकास का क्या स्तर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या लेवल है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर सब लोगों का विकास हुआ? एक ही है शायद सर, लेकिन ठीक है। और क्या विकास का स्तर है, ठीक है, ये हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए ये माना गया कि जब HDI निकाले जाए तो किसी देश में जितनी असमानताओं का स्तर है, उन असमानताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन असमानताओं को इंक्लूड करके हमें HDI निकालना चाहिए। मतलब कि कितने लोग वास्तव में गरीब हैं, इसको भी हम लोगों को उसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और इस आधार पर जो निकाली जाएगी मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाएगा, वो ज्यादा एक्चुअल होगा, वो ज्यादा रियलिटी के साथ में होगा, क्योंकि हर चीज उसमें असमानता जितने भी स्तर की है उसमें इंक्लूड होगी। इसलिए उसको असमानता समायोजित, यानी जिसमें असमानता भी शामिल हो, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक हम लोग कहते हैं। ठीक है, बस इतना। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंक्लूड इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे हम लोग एक सोशियो इकोनॉमिक, हमारे यहाँ सेंसस होती है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में ये देख लिया जाए कि कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कितने लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और कितने लोग सामाजिक आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो अब हमारे पास पिछड़ेपन के डेटा हो गए, उन डेटास को भी इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए HDI निकालते हो, तब हमारे पास एक्चुअल पिक्चर आ जाएगी सोसाइटी की, है ना। भारत में जाति क्या एक सामाजिक व्यवस्था है? क्या केवल एक सामाजिक व्यवस्था है? नहीं, वो एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रखती थी, क्योंकि जाति जो थी वो किसी व्यक्ति के व्यवसाय के ऊपर निर्भर थी। पहले व्यवसाय के ऊपर आधारित थी, बाद में वंशानुगत हो गई। पहले जन्मजात से नहीं थी जाति, जाति जन्म से नहीं थी, व्यवसाय से थी। लोग जातियां बदल सकते थे प्राचीन काल में, लेकिन उसके बाद वंशानुगत हुई। और उसके बाद जो अब चूंकि सामाजिक, कुछ जातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाने लगा, क्योंकि ये माना जाने लगा कि कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, सामाजिक रूप से अच्छे काम नहीं माने गए, तो वो जातियां सामान्य तौर पर पिछड़ी होती चली गई और आज भी वो पिछड़ी हैं।
जब कोई जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है आर्थिक रूप से भी वो पिछड़ी होगी, इसमें एक कोरिलेशन देखने को मिलता है। तो इस स्तर पे भी असमानता को शामिल कर लिया जाए, लैंगिक असमानता को उसमें शामिल कर लिया जाए, जेंडर इनइक्वालिटी को, और जितनी भी असमानताएं हैं बाकी भी, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, चाहे वो बाकी किसी भी लेवल पर असमानता हो, रीजनल हमारे यहाँ पर अनइक्वालिटीज मिलती हैं। जैसे दक्षिण भारत में हम लोगों को जो समृद्धि है वो थोड़ी ठीक ठाक मिलेगी, उत्तर भारत में कम मिलती है। उत्तर भारत में भी पूर्वी भारत में कम मिलेगी, पश्चिमी भारत में ठीक ठाक मिलती है। उसका शानदार एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुलनात्मक रूप से समृद्ध माना जाता है। तो ये कैसी है? ये भी एक असमानता है, लेकिन किस बेस पे? रीजनल बेस पे। इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। HDI का जो स्टेटस आया निकल के भारत के लिए, क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों के लिए बराबर होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उसके ज्यादा नजदीक होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उससे दूर होंगे। इसको भी एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो जब इन असमानताओं को एडजस्ट करते हुए हम लोग HDI निकालते हैं, तब उसे हम लोग अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, और कोई क्वेरी? चलिए ठीक है। अब मैं कुछ एक दो चीजें करता हूं। देखो, हम लोगों ने कल राष्ट्रीय आय देखा था, ठीक है। राष्ट्रीय आय मैंने बताया था आपको निकलती है सकल घरेलू उत्पाद से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी देश की इस घरेलू सीमा के अंतर्गत उस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक वर्ष में जो उत्पादन किया जाए, उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। मान लीजिए सब लोगों ने मिलकर 2 शर्ट बनाई, एक शर्ट 100 रुपए की है घरेलू सीमा में, तो उसकी सकल घरेलू उत्पाद कितनी होगी? 200 रुपए हो गई। सकल घरेलू उत्पाद समझ में आया? तो एक टर्म है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पहले सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें लिखना एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष यानी एक वर्ष लिख लीजिए। वैसे सही वर्ड लेखा वर्ष है। लेखा वर्ष मतलब एक पूरा ईयर जिसमें हम लोगों के पास पूरा डेटा रहता है। अकाउंट ईयर उस ईयर को कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये क्या हुआ? एक लेखा वर्ष कहलाया, ठीक है। तो इसमें लिखना आप एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश की घरेलू सीमा में उस देश के सभी निवासियों द्वारा, उस देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्य, एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का, एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, या उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अंग्रेजी में लिख लीजिए इसे। इन अकाउंटिंग ईयर the whole monetary value of the all production
the all production of goods and services in the periphery of a country is comprehensively known as its gross domestic product. ठीक है? उदाहरण लिखना चाहेंगे इसमें? तो लिख लीजिए। माना किसी देश की घरेलू सीमा में उसके सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष में या एक लेखा वर्ष में 2 शर्ट का उत्पादन किया गया। तथा यदि एक शर्ट का मौद्रिक मूल्य 100 रुपए है, तब उस देश का सकल घरेलू उत्पाद 200 रुपए होगा। ये बात समझ में आ गई ना? हिंदी वालों को इतनी 100 गुना 2 है ना? क्लियर है? जीडीपी को लेके कोई कॉन्ट्रडिक्शन? हिंदी वाले बताइए। हाँ, क्लियर है ना? अगर नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी, देख लेना। चलिए अंग्रेजी वाले लिख लीजिए। It is assumed that हिंदी वाले बातें नहीं करेंगे। It is assumed that in a periphery of a country, the all inhabitants form two shirts या produced 2 shirts, and if the monetary value of a shirt is 100 rupees, then the GDP of it would be 200 rupees. Is that clear? Any doubt? पेरिफेरी माने सीमा, घरेलू सीमा। ठीक है? यहां हम लोग बाउंड्री यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाउंड्री इज अ पॉलिटिकल टर्म है ना, और बाउंड्री में सामान्य तौर पर लैंड बाउंड्री देखी जाती है, जबकि यहां पर मैरीटाइम बाउंड्री भी आती है जीडीपी में। जब हम इकोनॉमिक लेवल पर सीमा की बात करते हैं तब उसमें समुद्री सीमा भी शामिल होती है। राजनीतिक लेवल पर जब हम सीमा की बात करते हैं तो केवल उसमें लैंड बाउंड्री शामिल होती है। इसलिए मैंने झंझट से को छोड़ा, पेरिफेरी वर्ड यूज कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि इसमें मैरीटाइम बाउंड्री भी आ गई है। ठीक है? हाँ पूछो। कई जगह पे देखा है, मतलब बुक्स वगैरह में पढ़ा है, उसमें आता है पेरिफेरल बाउंड्रीज, तो वो गलत ना? सही है, पेरिफेरल बाउंड्रीज भी सही है। मैंने तो पेरिफेरी बाउंड्री छोड़ ही दिया। पेरिफेरी का मतलब ही वही है ना? पेरिफेरल बाउंड्रीज भी ठीक है। बस इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर बाउंड्री का मतलब मैरीटाइम बाउंड्री भी है। कितनी होती है मैरीटाइम बाउंड्री किसी देश की?
इकोनॉमी वाले बताएंगे। टू 200 नॉटिकल माइल्स नहीं होती, 500 नॉटिकल माइल्स, क्या बात है, 200 होती है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी देश का। यहां पर कोई देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, याद रखना। और एक नॉटिकल माइल बराबर कितना, 1.8 किलोमीटर। हाँ, एक ही बात है, दोनों में बहुत कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। लेखा वर्ष और फाइनेंशियल ईयर एक ही बात होती है। हाँ, कर सकते हैं, बस इतना अंतर है, फाइनेंशियल ईयर एक छोटी टर्म है, अकाउंटिंग ईयर एक बड़ी टर्म है। फाइनेंशियल ईयर जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ज्यादा मतलब रखता है, अकाउंटिंग ईयर में सारे मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। ये समझ में आया जीडीपी? अब इसमें हम लोग ये करते हैं, अब देखो मुझे पहुंचना है राष्ट्रीय आय पर, नेशनल इनकम पर। अब नेशनल इनकम अगर मुझे निकालनी हो, मेरे पास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैंने ले ली। किसी देश में उत्पादन की एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होती है जीडीपी, जबकि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें केवल देश के नागरिकों की आय पूछी जाएगी, नागरिकों की आय प्राप्त पता करते हैं उसमें। इसमें पूरे देश की बाउंड्री में सभी लोग होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या करना है, राष्ट्रीय आय निकालनी है। अगर राष्ट्रीय निकालना हो, ये घरेलू है, ये डोमेस्टिक है। इसका मतलब डोमेस्टिक में वो भी शामिल हैं जो भारत के निवासी नहीं है, काम यहां करते हैं और आय कहीं बाहर भेजते हैं। ठीक है, इसमें ये शामिल है। लेकिन तो अगर मुझे राष्ट्रीय की तरफ बढ़ना हो, यानी केवल भारतीयों की आय निकालनी हो, तो इसमें से डोमेस्टिक में से इसे एन को डी को एन में चेंज करना पड़ेगा, नेशनल में चेंज करना पड़ेगा, नहीं, जीडीपी को जीएनपी में चेंज करना पड़ेगा। और अगर जीएनपी में, जीएनपी क्या होती है, भारत के निवासियों की राष्ट्रीय आय है ना, या उत्पादन उनके द्वारा किया गया। तो मैं इसमें से क्या करूं, विदेशियों की तो मैं घटा दूं, मान लीजिए विदेशियों की x है, और भारतीयों की मैं जोड़ दूं, भारतीयों की मान लीजिए m है। अब जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, जीएनपी होगा, नहीं होगा, बताइए? जो डी है वो एन में कन्वर्ट हो गया, ये हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां इसे लिख लीजिए विदेशी, फॉरेनर्स, और इसे ले लीजिए भारतीय या नेशनल। विदेशी, यहां तक सही है? इसे क्या कहेंगे, सकल घरेलू राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां पर ना जीडीपी पे आ गया, आप यहां ब्रैकेट में एफसी और लिख लीजिए, जीडीपी एट एफसी नीचे की तरफ लिख लीजिए। इसे कहते हैं एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। अभी बस ऐसा लिखिए, इसको समझना मत, बाद में समझाऊंगा मैं, केवल एफसी लिख लीजिए। ये भी क्या आएगा, जीएनपी एट एफसी।
सही है। अब ये हमें जीएनपी मिल गया। इसमें से जब कोई भी चीज का उत्पादन हुआ, मान लीजिए प्रोडक्शन किसी चीज का हुआ, तो डेप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, कुछ हानि होगी, ह्रास होगा नहीं होगा उत्पादन में। जैसे मशीन ने अगर उत्पादन किया तो मशीन घिसेगी, है ना। या मान लीजिए आप कपास से धागा बनाइए, 1 किलो कपास से 1 किलो धागा नहीं बनेगा, है ना। यानी कुछ चीजें उत्पादनकारी जो प्रक्रिया है उसमें समाप्त हो जाती हैं। अब वो जो डेप्रिसिएशन हुआ उसकी कॉस्ट इसमें से निकालनी पड़ेगी अगर नेट निकालना हो तो, हाँ या ना। ये तो ग्रॉस है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन जितना भी हुआ उत्पादन में वो नहीं निकाला। मान लीजिए मैंने शर्ट हम लोगों ने बनाई, 200 रुपए की वो जीडीपी थी, 2 शर्ट बन गई। लेकिन 2 शर्ट बनाने में जो मशीन में मेंटेनेंस हुआ वो 5 रुपए का था। तो हमारे पास नेट में क्या मिला, कितने की हमें आय हुई, 195 की, 195 की, क्योंकि 5 तो घटाना पड़ेगा। इसमें से अगर नेट निकालना होगा, इसे अगर नेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। इसे ह्रास कहते हैं हिंदी में। अब ये जो ग्रॉस है ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, तो अब जो आया ये निकल के ये क्या आया, एनएनपी एट एफसी, है ना। क्लियर है ये। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है, एनएनपी एट एफसी। क्लियर है नहीं, किसको दिक्कत है इसमें। वंस मोर। यहां तक समझ में आया, जीडीपी तो ठीक है ना। अब देखो, हाँ जो एनआरआई है वो तो ये है, और जो बाहर से आए हुए हैं वो, क्योंकि जो एनआरआई है वो तो हम ही है ना, वो तो हमारे ही हैं, तो वो क्या कहेंगे, भारतीय कहेंगे। अगर वो तभी तक हमारे हैं जब तक पैसा यहां भेजें, नहीं, जब तो वो पैसा नहीं भेजते तो हमारे नहीं है। फिर कैसे हमारे हैं। घर वाले उस बेटे को बड़ी तरजीह देते हैं जो पैसा घर भेजे, और जो नहीं देता उसको क्या कहते हैं, तो बेकार है ना। तो हम भी मान लेते बेकार है, तो अगर वो पैसा नहीं भेजते उनका फिर ऐड नहीं करेंगे। ये केवल भारतीय उनको मानेंगे जो लोग यहां से विदेश में गए हैं और वहां जो कमाते हैं उसका एक अंश वो यहां भेज देते हैं, तो उनकी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। जो विदेशी यहां रह रहे हैं वो यहां काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, बाहर भेज देते हैं। जितना उन्होंने बाहर भेजा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। जो रिजल्टेंट निकल के सामने आया वो हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, या इसे सकल राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सकल है, शुद्ध प्राप्त करने के लिए, नेट प्राप्त करने के लिए डेप्रिसिएशन को इसमें से घटाना पड़ेगा। और जब डेप्रिसिएशन घट के सामने आया तो दैट इज एनएनपी एट एफसी इक्वल टू एनआई। अब ये एफसी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखो, जब भी कोई, ये यहां तक समझ में आ गई। इसको कहते हैं, एफसी को हिंदी में कहते हैं कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं कारक लागत। अब ये कारक लागत क्या है, जब भी हमने किसी चीज का उत्पादन किया तब उस उत्पादनकारी प्रक्रिया में 2 चीजें बाय डिफॉल्ट शामिल होंगी। क्या क्या शामिल होगा, सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी और सरकार को हमारे द्वारा पे किया हुआ टैक्स। होगा नहीं होगा।
जैसे मैंने क्या बताया आपको, वहां पर मौद्रिक मूल्य बताया है ना, मॉनेटरी वैल्यू, और मैंने वो 100 रुपए मान ली थी शर्ट की। तो जब किसी भी चीज की हम लोग मॉनेटरी वैल्यू को मानेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू में क्या क्या शामिल होगा भाई? बाजार में अगर शर्ट बिकने के लिए जाएगी तो उस शर्ट का जो मैं कॉस्ट निर्धारित करूँ या उसका प्राइस जो निर्धारित करूंगा, मैं कॉस्ट निर्धारित करूंगा, प्राइस तो छोड़ो क्योंकि प्राइस में तो प्रॉफिट भी जोड़ लूंगा। जब मैं उसका कॉस्ट निर्धारित करूंगा तो ये देखूंगा कि मैंने सरकार को कितना टैक्स दिया और सरकार से मुझे सब्सिडी कितनी मिली, हाँ या ना? अब मैं उसका एक कॉस्ट मेरे पास निकल के आ जाएगी। इसी कॉस्ट को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। बात आ गई समझ में? जैसे मैंने शर्ट बनाई और शर्ट बना के मान लीजिए 80 रुपए में वो बन के तैयार हो गई, 10 रुपए मैंने सरकार को टैक्स दिया, 5 रुपए सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, तो कुल कितना निकल के आ गया? ये इसकी क्या हो गई? फैक्टर कॉस्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? 2 शर्ट बनाए, 2 से गुणा कर दो, जीडीपी कितनी हो गई? 170 हो गई, नहीं हो गई? अब वो 200 भूल जाओ, वो कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। जीडीपी कितनी हो गई? 170। फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं किसी भी उत्पादनकारी प्रक्रिया में? एक तो टैक्स जो सरकार को दिया गया और एक सब्सिडी जो सरकार ने हमें दी। क्लियर है? अब क्या किया जाए? मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना हो, जैसे हम लोग कभी भी किसी चीज को अगर ऐड करते हैं, मतलब कभी भी किसी चीज को देखेंगे तो मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस अगर किसी चीज का निकालना हो तो ये क्या करना पड़ेगा? ये टैक्स और सब्सिडी को घटाना जोड़ना पड़ेगा, नहीं जो घटाना जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमें मार्केट प्राइस निकल के आएगा उसके सामने। इसको ऐसे समझो आप, ये क्या था? फैक्टर कॉस्ट थी ना। मैंने मान लिया ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। क्लियर है? ये क्या था? टैक्स था। ये क्या थी? सब्सिडी थी, है ना? अब अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो, बाजार मूल्य निकालना हो, ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो। ये बाजार मूल्य है? नहीं। एमपी है? नहीं। ये बाजार मूल्य है ना शर्ट का। अब इसको इधर ले आओ, एनएनपी एफसी, फिर क्या होगा? माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू क्या हो गया? एमपी या एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आगे बात समझ में? नहीं। इधर ले आओ और कुछ नहीं करना बराबर से। तो जब इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये किया है बस। इसलिए आपसे कभी भी पूछे, ये इक्वेशन बनेगी एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस क्या? टैक्स प्लस, सही है? आ गया? नहीं आया? किसको नहीं आया बताओ जल्दी से। नहीं आया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। होता वही है। आप ही यही कहा बाजार मूल्य जिसमें टैक्स हम डिडक्ट कर देंगे। बाजार मूल्य में से देखो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, टैक्स तो जोड़ेंगे ना। जब मार्केट प्राइस, देखो हमें एनएनपी एट एफसी निकालना हो फैक्टर कॉस्ट, जब हम किसी चीज का फैक्टर कॉस्ट देखते हैं तब उसमें टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होते हैं। टैक्स को हम क्या करते हैं? सरकार को देते हैं, सब्सिडी सरकार से लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स और सब्सिडी दोनों इंक्लूड होती हैं। किसमें? फैक्टर कॉस्ट में हाँ, सब्सिडी दोनों इंक्लूड होती है। हाँ इंक्लूड होती है। एनएनपी हमने निकाली ना, एनएनपी हमें एफसी निकालनी है। वो मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया है।
वो एक केवल एक उदाहरण है। अगर हमें एनएनपी, इसको समझो, एनएनपी एमपी इक्वल टू एनएनपी एफसी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब इसमें एनएनपी एफसी निकाल लो, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस टैक्स मैंने शर्ट का बाजार मूल्य निकालना है मुझे। सरकार को जो टैक्स दूंगा उसको जोड़ूंगा नहीं, और जो सब्सिडी दी उसे घटाऊंगा, निकल आएगा। ठीक है, अब वंस मोर कल, क्योंकि अब नहीं आएगा। अब इतने कंफ्यूजन बनेंगे कि वो नहीं आएगा, मैं कितनी कोशिश करूंगा वो नहीं आएगा, इसे उसे छोड़ दो। अब कल फिर देखेंगे उसे, वंस मोर कल को। ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ परिभाषाएं लिख लीजिए आप। सकल घरेलू उत्पाद की होगी थी, नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए देखो, हाँ इसमें अगला लिखो आप, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अगला इसमें हेडिंग डाल लो, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम एट फिक्स प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं इसे। मुझे ये बताओ, जैसे हम लोग शर्ट का मूल्य देख रहे थे, बाजार मूल्य क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे उत्पादन में। शर्ट जो भी उत्पादित हुई उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल रहे थे। अब बाजार मूल्य में तो एक और चीज शामिल होती है, महंगाई। जो मूल्य है बाजार का महंगाई के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, महंगाई बढ़ गई हो, बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे उसको ऐसा समझो, पिछले साल हम लोगों ने 2 शर्ट बनाई, 100 रुपए की एक थी, 200 रुपए की दोनों हो गई। अब क्या हुआ, इस साल शर्ट तो हमने 2 ही बनाई, लेकिन एक शर्ट का जो बाजार मूल्य था महंगाई की वजह से 150 रुपए हो गया। 2 का कितना हो गया? 300 रुपए हो गया। अब जीडीपी हमें बढ़ी हुई दिखाई देगी? नहीं, पहले 200 थी, अब 300 मिलेगी हमें। लेकिन क्या वास्तव में उत्पादन बढ़ा? वो जो 100 रुपए इंक्रीज हुए वो केवल इसलिए इंक्रीज हुए क्योंकि महंगाई उसमें शामिल थी, महंगाई की वजह से इंक्रीज हो गए, महंगाई का कंपोनेंट उसमें शामिल था। अब हमें रियल अगर जीडीपी निकालनी हो, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी को हम लोग पता करते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी या नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद, नामित सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो महंगाई का कंपोनेंट है वो घटाना पड़ेगा, है ना? क्लियर है ये बात? अब वो तो महंगाई के कंपोनेंट को अलग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हर साल महंगाई को निर्धारित करो कि कितने % महंगाई है, जितनी जीडीपी निकल के आई उतना ही % उसमें से डिडक्ट कर दो। जैसे 150 रुपए शर्ट के थे, लेकिन उसमें 50 जो बढ़े महंगाई की वजह से बढ़े। 2 शर्ट थी, तो क्या किया जाएगा? रियल जीडीपी निकालने के लिए 100 रुपए घटा दो 300 में से। तो अब जो वास्तव में जीडीपी आई वो रियल आ गई, क्योंकि 85 रुपए तो महंगाई थी, हाँ या ना? एक तरीका तो ये है कि हर साल जितने भी % महंगाई की दर है उतनी % आप घटाते रहिए जीडीपी में से। इसको ऐसे भी समझिए, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी 10%, नॉमिनल जीडीपी जो 10% से ग्रो कर रही है, लेकिन महंगाई जो है उस समय देश में 5% है। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 में से 5 घटाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब रियल जीडीपी जो आई वो कितनी आई? 5% आई। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है जो प्रिवेल होता है भारत में, कि एक आधार वर्ष बना लिया हम लोगों ने, एक बेस ईयर निश्चित कर लिया कि जितना भी उत्पादन भारत में इस समय होगा उसको, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वो
उस बेस ईयर के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। जैसे शर्ट का आज का क्या रेट है ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि उस आधार वर्ष पर शर्ट का क्या रेट था, और उस रेट के आधार से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर जीडीपी निकाल लेते हैं। एक तरीका है ये। उससे क्या लाभ हुआ कि आधार वर्ष के बाद जितनी महंगाई बढ़ी या कम हुई वो सब बराबर हो गई। महंगाई का कंपोनेंट इसमें से अपने आप ही बाहर हो गया नहीं हो गया। मान लीजिए मैं ऐसा निर्धारित कर लूं, जैसा अब भारत का है कि आधार वर्ष 2011-12 है, अभी हाल फिलहाल में 2017 हो जाएगा बढ़ के, 2016-17 अभी हुआ नहीं, आप मानना मत, लेकिन हो जाएगा। 2-3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि 2017 हो गया। अभी याद रखना है लेकिन फिर, क्योंकि आधार वर्ष कई बार पूछेंगे, फिर एक बार बदला जाता है तो 2-3 साल पूछते हैं कि आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है, तो 16-17 होगा, फाइनलाइज नहीं डेटा। इसका मतलब अब जैसे आधार वर्ष 2011-12 है तो शर्ट का मूल्य ये देखेंगे कि 2011-12 में क्या था, और उसके आधार पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे क्या हुआ कि 2011-12 के बाद जितनी महंगाई घटी बढ़ी वो सब कंपोनेंट उसमें से बाहर निकल गया। जो 2011-12 के हमारे रेट्स थे उसके आधार पर हम लोगों ने जीडीपी डिसाइड कर ली। इसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? नहीं समझ में? किसको नहीं है फिर समझाऊंगा, बताओ। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? डिमांड और सप्लाई। मंडी में टमाटर नहीं थे, आगे बात समझ में नहीं आई। ऐसा हुआ, फसल खराब हो गई, टमाटर पैदा नहीं हुए, ठीक है, मंडी में कम पहुंचे। अब मांग तो उतनी रहेगी, डिमांड तो घटने से कम गई, अब क्या होगा, सप्लाई कम हो गई। अब जब मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो मिसमैच हो गया, चीजें महंगी हो जाएंगी अपने आप, है ना। और मान लीजिए ओवर सप्लाई हो गई, टमाटर की बम्पर फसल हुई, तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, तो वो भी एक कमी की स्थिति है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि इस फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए हम लोग क्या करें, एक आधार वर्ष मान लें, एक बेस ईयर फिक्स कर लें कि उस समय जो टमाटर के रेट होंगे वही माने जाएंगे, उसके बाद चाहे बस पैदा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अब क्या समझ में नहीं है, और बताओ, आ गया, आ ही गया, चलो ठीक, आ जाएगा, नहीं आया तो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। लिख लें इसे? लिख लीजिए। इसमें जब किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद से, ऐसा लिखो, जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद से महंगाई के अंश को दूर कर लिया जाता है, महंगाई के अंश को दूर कर लिया जाता है, तब प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, नहीं इंग्लिश, ठीक। अब मुझसे मत पूछना क्या होती है भाषा, ठीक है, लिख लीजिए। When the component of inflation, when the component of inflation has been excluded, inflation has been excluded from the GDP, then the GDP is known as, real GDP. एक इक्वेशन लिख लीजिए इसमें, क्या देखो, जितनी भी आपको जीडीपी देखने को मिलेगी
सामान्य तौर पर वो नॉमिनल मिलेगी, उसमें महंगाई का कंपोनेंट शामिल ही होता है। जीडीपी नॉमिनल, इसमें से क्या करें? हाँ ओहो हाँ मैं समझ गया, वर्णांधता की दिक्कत है। देखो जितनी भी जीडीपी होगी वो कैसी होगी? नॉमिनल होगी, यानी इसमें महंगाई का कंपोनेंट शामिल होगा। अब इसको अगर रियल जीडीपी देखना हो तो क्या करें? महंगाई को घटा दें, इन्फ्लेशन घटा दी गई। अब जो जीडीपी आई उसे क्या कहेंगे? जीडीपी रियल, ठीक है। और इस जीडीपी के आधार पर जो नेशनल इनकम निकाली जाएगी वो क्या होगी? रियल नेशनल इनकम, हाँ है ना? yes, तो वो भी आप देख लेना। चलो इसको छोड़ दो, आपको पता तो चल ही जाएगा कि रियल जीडीपी के आधार पर। अब इसे निकालने के क्या तरीके हैं? तो दो तरीके हैं। एक तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, जैसा कि भारत में यूज किया जाता है। भारत में जो रियल जीडीपी निकाली जाती है कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है। हाँ कोई बात थी जो इसमें समझ में नहीं आई? क्लियर दिख रहा है? समस्या तो नहीं है? मेरा चश्मा ले लो नहीं तो। अच्छा हाँ, किसी को ना दिखे तो मेरा चश्मा ले लेना, लेकिन फिर मुझे नहीं दिखेगा। दो है नहीं मेरे पास। गांव में ऐसे ही होता है, जब अखबार नहीं पढ़ा जाता ना तो पड़ोसी कहता है, पड़ोस वाले ताऊजी कहते हैं मेरा ले ले। चलिए लिख लीजिए इसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए एक आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। We use a base year to calculate real GDP. To calculate real GDP. एक आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखिए इसमें, इस प्रकार से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद को, इस प्रकार से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा स्थिर कीमतों पर प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, अथवा स्थिर कीमतों पर प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। So this GDP, so this calculated GDP is known as real GDP, is known as real GDP or GDP at constant price, or GDP at constant price। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकल आई थी हमारी, है ना। पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो क्या करें? पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट लिखिए, अगला हेडिंग प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। इसमें लिख लीजिए, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर
कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। When we divide national income with population, then dividend is known as per capita income. Clear? यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? चलिए ठीक। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। देखो भारत में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका नाम बदल दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी आया है कई बार, तो आप लिख लीजिए नोट करके। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े, मेरी आदत किसको पड़ गई है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। इन इंडिया द डेटा ऑफ नेशनल इनकम is being released by National Statistical Organization. अटेंडेंस यहां नहीं हुई है। क्लियर है? पहले उसका नाम सीएसओ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस सीएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, 1915, और एनएसएसओ स्थापित किया गया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो संगठन थे। बाद में अभी हाल फिलहाल में 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिला के एक संगठन बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 15 से, उससे पहले सीएसओ करता था रिलीज। ठीक है, हाँ कोलकाता में मुख्य, लेकिन एनएसएसओ, अब एनएसओ का मुख्यालय दिल्ली में है, सीएसओ का कोलकाता में। जी भागफल को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कोशेंट, शेष या भागफल? हाँ तो कोशेंट लिखो फिर। अंग्रेजी में थोड़े हालात तंग हैं हमारे, वो भी मैथ्स वाले मामले में। उसमें आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कुल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अब इसमें
ये 2019 में बना था, 15 में नहीं। मैं यही देख रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 2015 में नहीं, 19 में। NSO 19 में बना जी। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाइए। आप अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए। अटेंडेंस आप इसी उसके मेंबर हैं ना? बैठ जाइए। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, है ना? तो आप नेक्स्ट मंडे जब आए तो एक एप्लीकेशन ले आइएगा। अभी दे दीजिएगा। उसमें आप कोऑर्डिनेटर के नाम लिखना। अपनी जो एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेटर किस नाम से निकला, कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, नाम मत लिखना लेकिन मेघराज। इसमें एक चीज आपको और लिंकिंग करनी पड़ेगी। चलो उसको मैं आपको कल देखता हूँ। एक और पॉइंट है जो मुझे इसमें समझाना है आपको। फिलहाल आप इसमें लिख लीजिए, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, पहला चैप्टर। कल हम लोग प्लानिंग से शुरू करेंगे, 5 ईयर प्लान और स्कीम्स देखेंगे गवर्नमेंट की कल के लिए। लेकिन आज हम लोग ये करते हैं कि एक और इसमें पॉइंट मुझे समझाना है आपको। देखो एक डिस्कशन रहा इकोनॉमिस्ट के बीच में कि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए। भारत में कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई गई उसी के बेस पे, क्योंकि 5 ईयर प्लान यहां से जुड़ेंगे। 5 ईयर प्लान को समझने के लिए यहां से थोड़ा सा आपको फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। तो आप पहला लिख लीजिए, उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, आर्थिक विकास की रणनीतियां। आर्थिक विकास की रणनीतियां इसी में लिख लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर अलग से शुरू करेंगे। आर्थिक विकास की रणनीतियां, द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, आर्थिक विकास की रणनीतियां, स्ट्रेटेजी ऑफ, हाँ, वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए आप ध्यान थोड़ा यही लगा लीजिए। वैसे मैं भी हूँ क्लास में। सीधा दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं और उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है।
कभी लाइट जलती है, कभी बंद हो जाती है। कुछ मत करो, क्योंकि देखो आप बैठ जाओ, ठीक है ना, एक काम करो, आप आराम से बैठ जाओ उस वाले कमरे में जाके, जिसको लाइट जलानी होगी उठेगा लाइट जलाएगा, जिसको बंद करनी होगी उठेगा बंद कर देगा, ठीक है। और जिनको पढ़ना होगा वो लाइट पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। क्या करना है, चलो विकास की रणनीति देखते हैं। देखो कुछ इकोनॉमिस्ट हुए, उनमें इकोनॉमिस्ट में 1960s के समय में स्पेशली एक डिस्कशन रहा कि किन्हीं देशों में, क्योंकि 50 में लगभग 50 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो नए देश आजाद हुए, विकासशील देश बहुत सारे बने। अब विकासशील देश चूंकि शोषित थे, एक्सप्लॉइटेड थे, कहीं ना कहीं वो कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे, तो ये बात सामने आई कि अब उन विकासशील देशों में जो विकास की स्ट्रेटेजी है वो क्या अपनाई जाए कि जल्दी से जल्दी वहां पर या तेजी से वहां पर विकास हो सके। एक इकोनॉमिस्ट थे रेगनर नॉक्स, उन्होंने कहा कि कोई देश गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीबी है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कोई देश गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। अब उसे गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास किया जाना चाहिए, वो बाहर गरीबी से निकलने का प्रयास करे। अब उन्होंने एक साइकिल बताया, उसको उन्होंने वेसिफेरस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहा, गरीबी का दुष्चक्र कहा। रेगनर नॉक्स ने ही से दिया। उन्होंने कहा इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको प्रबल प्रयास की जरूरत पड़ेगी, बिग पुश, और इसलिए उन्होंने प्रबल प्रयास सिद्धांत दिया, बिग पुश थ्योरी दी। वो क्या इन्होंने दुष्चक्र बताया, मैंने आपको पहले भी उसकी चर्चा की है, लेकिन फिर से मैं समझा देता हूं। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में। इन्होंने कहा कि गरीबी से ही तो शुरू होती है और गरीबी पे ही घूम फिर के खत्म हो जाती है। जैसे किसी गरीब देश में सबसे पहली संभावना क्या होगी कि उत्पादन कम होगा, हाँ या ना? उत्पादन कम होगा। अगर उत्पादन कम होगा तो आय बचत निवेश रोजगार कम होंगे और फिर से उत्पादन दोनों एक ही नहीं है, कम से ही शुरू हुए, कम पे पहुंच गए। इसे कहा उन्होंने वेसिफेरस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से ही शुरू हुई और गरीबी पर खत्म हो गई, ठीक है। इन्होंने कहा इससे बाहर निकलने के लिए एक बिग पुश की जरूरत पड़ेगी। बिग पुश के लिए क्या किया जाए, आपको इनमें से एक जगह पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, निवेश बढ़ाना पड़ेगा। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निवेश में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, रोजगार, उत्पादन, उत्पादन के बाद आय, आय के बाद क्या बढ़ेगा, और बचत के बाद फिर से क्या बढ़ेगा, और फिर से वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर निवेश के बाद फिर से रोजगार, फिर से बचत, उत्पादन, फिर से आय, उस तरीके से। तो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन यहां पर जो निवेश है इसी को उन्होंने प्रबल प्रयास कहा, बिग पुश कहा। क्लियर है ये बात?
तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, कुछ चीजें लिखिए, फिर उसके बाद मैं आगे इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। इसमें लिखना पहला पॉइंट, सामान्यतः अर्थशास्त्री ने रेगनर नॉक्स ने सामान्यतः अर्थशास्त्री रेगनर नॉक्स NURCKS, रेगनर तो लिख लोगे ना, REGNER, रेगनर नॉक्स ने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया। रेगनर नॉक्स ने गरीबी के NERCKS, NUR लिख लीजिए, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया, ठीक है। इनके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, अंग्रेजी में लिख लिया, अच्छा लिखो तो अंग्रेजी में। इकोनॉमिस्ट रेगनर नॉक्स gave the theory of vociferous cycle of poverty, vociferous cycle of poverty, VCS cycle, VCS लिखो, vociferous मत लिखो, VCS लिखो, VICIOUS, VCS cycle of poverty, ठीक है। इसके अनुसार कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने दोनों के नाम लिखो ना, दोनों के नाम लिखना ना, हाँ तो दोनों के नाम लिखो। इसके अनुसार गरीब देशों में गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में पाई जाती है, गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में पाई जाती है, हाँ ठीक, गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन पुअर कंट्रीज पॉवर्टी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ विशियस साइकिल, जो कि गरीबी से शुरू होकर फाउंड इन द विशियस, अब मुझे नहीं पता, विशियस साइकिल जैसे भी लिखना चाहो, मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं। हाँ क्या लिखा हिंदी वालों ने, जो कि गरीबी से शुरू होकर गरीबी पर समाप्त होती है, which start from poverty and also अब पहले वाले में ए वाला एंड है, दूसरे वाले में ई वाला एंड है, एंड देयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता होती है, We need a big push to break this cycle. इसी को प्रबल प्रयास सिद्धांत कहा जाता है, and it is known as big push theory. ठीक है। अब देखो ये इन्होंने कह दिया, अब इसमें चलो ये तो पता चल गया कि बिग पुश की जरूरत पड़ेगी इससे बाहर निकलने के लिए। अब समस्या एक और थी, किसी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ गया या उससे लाइट सर्विसेज, उससे जुड़ी हुई चीजें, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। औद्योगिक क्षेत्र सेकेंडरी में आ गया और सर्विस टर्शियरी में आ गया। अब देखो गरीब देशों के पास इतने तो संसाधन नहीं होते कि
तीनों में ही निवेश कर लिया जाए, बहुत कम होते हैं, उतने नहीं होते। तो कैसे जो कम से कम जो संसाधन हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उनसे मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल सके, ये एक मॉडल होना चाहिए। कैसे उनको मैक्सिमम लिया जा सके कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। अब इसके ऊपर भी इकोनॉमिस्ट में आगे दो मत हो गए, दो बातें इनमें रही। कुछ लोगों का ये मानना था कि गरीब देश या विकासशील देश चूंकि गरीब होते हैं तो वो तीनों में ही निवेश नहीं कर सकते, उन्हें इनमें से किसी एक सेक्टर में निवेश करना चाहिए और इन तीनों में से किसी ऐसे सेक्टर को वो चुन लें जिनमें वहां पर ज्यादा उत्पादन इजीली हो सके। एग्जाम्पल, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा अरेबल लैंड पाई जाती है जिसमें खेती की जा सके। अरेबल लैंड माने कृषि योग्य भूमि। इसका मतलब यह हुआ कि भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहां पर भूमि पहले ही है, बेसिक्स पहले ही ठीक ठाक हैं। अगर एग्रीकल्चर में निवेश किया जाए तो एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से एग्रीकल्चर में मांग बढ़ेगी। इसे ऐसा समझो, मान लो किसानों एग्रीकल्चर में निवेश किया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो किसानों की आय बढ़ जाएगी नहीं? किसानों की आय बढ़ेगी तो किसान क्या करेंगे? मांग बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? डिमांड करेंगे चीजों का, जिनके पास पैसा होगा तो वो चीजें खरीदेंगे, बाजार से चीजें खरीदेंगे। और उस मांग को पूरा करने के लिए क्या होगा? इंडस्ट्री पूरा करेगी उस मांग को, इंडस्ट्री उत्पादन करेगी। तो वो जो मांग है वो क्या करेगी? इंडस्ट्री में उत्पादन को बढ़ा देगी, हाँ या ना? सर्विस सेक्टर में उत्पादन को बढ़ा देगी। तो तीनों जगह हमें देखने को मिलेगा कि वो जो निवेश केवल एग्रीकल्चर में किया गया वो रिस्क हर तीनों जगह पहुंचेगा। क्लियर है? एक सिद्धांत ये था, इसको कहा कि ये देख के देश की कंडीशन क्या था, या इसको ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए किसी देश में एजुकेटेड लोगों का एक अच्छा खासा स्तर है, एजुकेशन का वहां ठीक ठाक है, तो वहां सर्विस सेक्टर में निवेश करना अच्छा होगा, हाँ या ना? क्योंकि सस्ते कम कीमत पर ही लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे, वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार होंगे। तो सर्विस सेक्टर में निवेश करना लाभदायक होगा। सर्विस सेक्टर में किया गया निवेश बाकी दोनों सेक्टर से मांग को जनरेट करेगा। और मान लीजिए किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता ज्यादा है, लोग बिजनेस माइंड ज्यादा है, तब इंडस्ट्री में निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि देश की नेचर के आधार पर या वहां पर जो स्थितियां हैं उनके आधार पर निवेश किया जाना चाहिए। कुछ का ये मानना था, जैसे रोजेंस्टीन, रोडा वगैरह का, उन्होंने ये कहा कि तीनों में बराबर करेंगे। एक सेक्टर में निवेश करने से मांग नहीं बढ़ेगी। जब तीनों सेक्टर में बराबर निवेश किया जाएगा तो एक सेक्टर की डिमांड दूसरे का सप्लाई बन जाएगी और जो डिमांड सप्लाई का आपस में एक समन्वय है वो हो जाएगा, आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और देश में विकास की स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का ये मानना था, ठीक है। इसलिए जो लोग ये मानते थे कि केवल एक सेक्टर में निवेश करना चाहिए, उसका सिद्धांत का नाम दिया असंतुलित विकास का सिद्धांत, या थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। एक में करो, अनबैलेंस बनाओ, एक में मांग जनरेट करो, बाकी में अपने आप हो जाएगी। जिन्होंने ये कहा कि तीनों में बराबर करिए, उसको कहा थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी बराबर तीनों में निवेश करिए जिससे एक की मांग दूसरे की सप्लाई बन जाएगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे सेक्टर और डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने की, जितने भी विकसित देश हैं आज, इन सब ने अपने विकास की अवस्था में बैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी को अपनाया और जितने भी विकासशील देश हैं उन सब ने अनबैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी को अपनाया है विकास। ठीक है, इकोनॉमी वालों ने पढ़ा था ये पहले, ये थ्योरी पढ़ी थी।
इसमें लिख लो, इसमें पहला पॉइंट लिखना, सीमित संसाधनों के स्तर पर कम निवेश के माध्यम से, या कम की जगह सीमित लिखो, सीमित निवेश के माध्यम से सीमित संसाधनों के स्तर पर सीमित निवेश के माध्यम से अधिकतम प्राप्त करना एक चुनौती स्वरूप रहा है, It is very challengeable to get maximum output from the minimum investment. इसको लेकर विद्वानों में दो विचारधाराएं पाई गई। For it there are two ideologies is being found. पहला लिखना इसमें असंतुलित विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, अब इसके आगे लिखना, या दूसरा लिख लो, पहले दूसरा भी साथ में लिख लो, संतुलित विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, ये दो सिद्धांत। अब इसमें पहला लिखना असंतुलित विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इसमें लिखना, देखो यही पूछा जाएगा आपसे कि किसने इस सिद्धांत को दिया, तो इसमें लिखना इस सिद्धांत के प्रतिपादक the promoter of this theory was, नाम लिख लीजिए, प्रोफेसर रोस्टोव, ROSTOV, प्रोफेसर रोस्टोव। दूसरे पॉल स्ट्रीटन, जिनका हमने पहले भी नाम सुना है, पॉल स्ट्रीटन, तथा हार्शमैन, प्रोफेसर हार्शमैन थे, एंड प्रोफेसर हार्शमैन, HARSHMAN। ठीक है, इनके अनुसार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में ही निवेश किया जाना चाहिए, According to them, there must be investment in one sector of economy, परंतु यह निवेश उस अर्थव्यवस्था की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए, but this investment must be according to the strength of that economy, अनुरूप होना चाहिए। ठीक है,
अनुरूप माने वही कि जहां जैसी स्थिति है वहां उस हिसाब से निवेश करिए। अगले पॉइंट से लिखना कंटिन्यूएशन में, सामान्यतः यह देखा गया है कि, या ऐसा लिखो, ऐसा रुको, इसमें ऐसा लिखो, सामान्यतः समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इसी सिद्धांत को अपनाया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इसी सिद्धांत को अपनाया गया। जनरली दिस थ्योरी has been adopted in all socialist economies. ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखना, संतुलित विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। इसमें लिखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, द प्रमोटर ऑफ दिस थ्योरी वॉज, Regner Knox, Alan Young, Lewis, नेक्स्ट नाम है लीविस, LEWIS, और लास्ट नेम है रोजेंस्टीन, रोजेंस्टीन, ROJEINSTIEN, रोजेंस्टीन रोडा, RONDA, लिख दो। 90 लिख लिया? आप मुझे बताना किसने सही लिखा है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, लोग पीछे ज्यादा बात करते हैं। लोग पीछे की बात करते हैं, सामने की नहीं करते। नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है क्या, अब ये सुन नहीं रहा, कान इसके दूसरी तरफ हो गए, आंखें तो दूसरी तरफ हुई है, कान थोड़ी। ठीक है, ये इसमें लिखना। अब अगले पॉइंट की कंटिन्यूएशन में ही इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जाता है। अंडर इट there would be equal investment and development in all sectors of economy. इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। And so there would be a balance in all sectors of economy. सभी विकसित
सभी विकसित एवं पूंजीवादी, ऐसा लिखो सभी पूंजीवादी देशों में, विकसित को छोड़ो, पूंजीवादी शब्द ज्यादा सही है, सभी पूंजीवादी देशों में इसी प्रकार के सिद्धांत को अपनाया गया। इन ऑल capitalist nation this theory has been adopted। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इसमें नया शुरू करेंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। रिपीट, बस रिपीट करनी है, यही मुश्किल है। पूंजीवादी देशों में, अच्छा अंग्रेजी में करनी है। This theory was adopted in all capitalist nations। उल्टा हो गया ना? हाँ, देखो यही होगा, मतलब लेकिन एक ही है, मतलब तो यही है ना। हाँ, होगा ऐसा ही कि उल्टा सीधा हो जाएगा लेकिन मतलब एक रहेगा। अरे मैंने ये पूछा था, ये कहा था कि मुझसे पूछ लो कुछ, ये थोड़ी कहा था पड़ोसी से पूछ लो कुछ। आप पड़ोसी से पूछने लगे। कल बताऊंगा, इजी कोई तो बताना था, जो मैं कह रहा था कि छोड़ रहा हूं, कल बताऊंगा उसको, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ है। और मैंने वो बताया तो वो भी शुरू होगा और फिर आज वो सब जाएगा, इसलिए मैं उसे कल आपको दोनों को क्लियर कर दूंगा। अच्छा ये बताइए, ये एक दुष्चक्र, अरे मैं हूं अभी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये बताइए कि जो दुष्चक्र था, ये विशियस साइकिल, ये विशियस साइकिल में कौन कौन फंसे हुए हैं इस समय? गरीबी के नहीं, गरीबी के विशियस साइकिल में नहीं, लाइफ के विशियस साइकिल में कौन कौन फंसे हुए हैं? एक सारे, बातें मत करिए, मुझे बताइए जो मैंने सवाल पूछा आपसे। सभी हैं। तो निकलने के लिए क्या रास्ता बताया? बिग पुश थ्योरी। निकलने के लिए क्या रास्ता है? बिग पुश किसमें करना पड़ेगा? किसमें करना पड़ेगा बिग पुश? स्टडीज में। अब कहां से करना पड़ेगा? है? अरे मेरे से नहीं, आप अपने जो इधर उधर की चीजें हैं उनको छोड़ के, क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना वो बहुत जगह डाइवर्ट हो जाती है, बहुत जगह वो वेस्ट हो जाती है। अब उसको इकट्ठा करके आपको केवल एक जगह पर आपको उसे लगानी पड़ेगी, तभी इस साइकिल से निकल सकते हो। अब ये विशियस साइकिल कैसे है आपका? ये विशियस साइकिल फेलियर से शुरू होता है और फेलियर पे खत्म होता है ना? सही है नहीं? किसको ऐसा लगता है ऐसा नहीं है? अभी फेलियर शुरू नहीं हुआ? अच्छा, किसको लगता है कि उनके फेलियर शुरू नहीं हुए? अभी नहीं हुए शुरू। मतलब एग्जाम में फेल होना फेल होता है, बाकी कोई फेल होना फेल नहीं होता। अगर एक बात बताइए, आपकी लाइफ में फेलियर्स की स्थिति ना होती तो आपके मन में डर होता? अच्छा, किस को डर नहीं लगता? किसी भी तरीके का डर सबको लगता है ना। और डर कहीं ना कहीं ये बताता है कि फेलियर लाइफ में है। जब तक फेलियर नहीं होंगे डर नहीं होगा।
बच्चा डरता है क्या? जो छोटा बच्चा होता है ना, वो उस चीज से डरेगा, उसके मन में ना क्यूरियोसिटी होती है बड़ी। आप उस चीज को मना करो, ये मत करना, वो उसे ही करेगा, क्योंकि उसके मन में डर नहीं होता। जब उसको लग जाता है कि हाँ तो चोट लग गई, फिर भी करेगा, फिर वो कई और चीजों से भी डरेगा, वैसी सी देखेगा और डरेगा। ये स्थिति आपको मिलेगी। इसलिए जो डर है ना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी लाइफ में फेलियर सबके में होते हैं, शुरुआत से ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बड़े हो जाते हैं, इंक्रीमेंट उनमें होती चली जाती है, और वो तभी जब हम उनको सही तरीके से एड्रेस ना करें। हमें तो पता भी नहीं, आप लोगों को तो पता भी नहीं है आपकी स्टेट क्या है, आप किस अवस्था में हो नहीं पता। क्यों? क्योंकि हर चीज सामान्य है आपके हिसाब से, अभी हर चीज हो रही है। जब हर चीज होती है तो हमें सामान्य लगती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जैसे हर चीज होने का मतलब यहां से ये है, सुबह उठे, बढ़िया सा नाश्ता मिला, कोई बात नहीं, कोई कमाने की तो स्थिति नहीं है ना, अभी ये तो नहीं है ना कमाना पड़ेगा, रोटी शाम को तभी मिलेगी, है ना। और उसके बाद और भी बहुत सारी परेशानी नहीं है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो खैर जो भी है, स्टेट जो यहाँ पर है वो वैसी सी है कि इसमें कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है। हाँ, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, और चूंकि वो चैलेंज है इसीलिए आप यहाँ हो। अगर वो चैलेंज ना होते तो आप यहाँ भी ना होते, ये भी रियलिटी। अगर आपके मन में डर, फेलियर ये सब ना होते तो क्या आप यहाँ पे होते? नहीं होते। यहाँ आपको वो फेलियर का डर और वही चीजें खींच के लाई हैं, और ये भी यकीन मानना कि ये चीज ही आपको आगे ले जाएगी। वो जो डर है ना, वही आपको आगे भी ले जाता है हमेशा। इसलिए कुछ चीजों से तो डरना चाहिए, सब चीजों से नहीं, लेकिन बस एक ही चीज से नहीं डरना चाहिए, कभी भी इंसान से नहीं डरना चाहिए, बाकी तो सब चीजों से थोड़ा सा डरना चाहिए, इंसान से ही नहीं डरना चाहिए। और मरे हुए से तो कभी नहीं डरना चाहिए क्योंकि जब जिंदा कुछ नहीं कर पाया तो मरा हुआ क्या करेगा। और मैंने ये देखा है लोग मरे हुए से ज्यादा डरते हैं, पता नहीं क्या फिलॉसफी है, क्या मजाक था, लेकिन